खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं गेल के चेयरमैन। सर, पहला सवाल, 3 दिनों की इस बड़ी चर्चा में सबसे जो ज़्यादा शब्द सुना गया है वो है गैस। गैस आधारित पूरी अर्थव्यवस्था होगी, गैस में कई तरह की ब्लेंडिंग, गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा एक खर्च सरकार करने जा रही है। ये पूरा अगर हम देखें तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गेल के लिए है। आप कैसे देखते हैं और इसके लिए कितना केपेक्स, किस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है? आपको पता है कि गेल एक वेल डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड कंपनी है एनर्जी क्षेत्र में। और हमारे पास अभी, अगर मैं वर्टिकल बाय वर्टिकल की बात करूं, तो ट्रेडिंग में हमारे पास 14 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम के वॉल्यूम्स हैं, जो कि यूएसए से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कतार से हैं और कुछ पोर्टफोलियो सप्लायर्स के हैं। तो वी हैव गॉट अ डाइवर्सिफाइड बास्केट। और इसके अलावा हमने अभी 2 रिसेंट डील्स करी थी। एक हमने एडनॉक के साथ 0.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की डील करी 10 साल के लिए, जो कि अभी रिसेंटली करी। और उससे पहले हमने लगभग 1 महीने पहले हमने विटॉल के साथ 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की 10 साल की डील करी थी। तो इसको मिला के टोटल कैपेसिटी, हमारे टोटल पोर्टफोलियो 15.5 मिलियन टन पर एनम का हो गया है, जो कि बहुत बड़ा शेयर है टोटल इंडियन इम्पोर्ट्स में। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो टोटल जो देश में नेचुरल गैस की पाइपलाइन है उसमें से हमारा 70% हिस्सा है। हमारे 16,000 किलोमीटर से ऊपर की पाइपलाइन अभी हैं और करीब 4,000 किलोमीटर की पाइपलाइंस पर हमारा काम चल रहा है। और हम नई पाइपलाइंस के ऑथराइजेशन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और आपको पता होगा, रिसेंटली हमको गुरदासपुर जम्मू का ऑथराइजेशन भी मिला है। इसके अलावा भी हम कुछ और नए ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाइपलाइंस के क्षेत्र में। जहाँ तक पेट्रोकेमिकल्स का सवाल है, अभी हमारी पाटा प्लांट की कैपेसिटी 810 KTPA है। और हम BCPL के प्रोडक्ट्स को भी मार्केट करते हैं, जिसकी कैपेसिटी 280 KTPA है। गेल पाटा में 60 KTPA पॉलीप्रोपिलीन और उसार में 500 KTPA पॉलीप्रोपिलीन की फैसिलिटी और लगा रहा है। और इसके साथ ही हमने JBF पेट्रोकेमिकल से NCLT के तहत मैंगलोर का PTA एसेट भी एक्वायर कर लिया है, जिसका रिवाइवल पे काम चल रहा है। तो जब ये उसार, पाटा और मैंगलोर का रिवाइवल अगले साल कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी टोटल पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी 3 मिलियन मेट्रिक टन्स की हो जाएगी। इसके अलावा हमारे रिन्यूएबल एसेट्स अभी 132 मेगावाट के हैं, और जिसको हम नेट ज़ीरो के तहत भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस तरह डिफरेंट वर्टिकल्स में गेल आगे अपना काम कर रहा है। और यही देखते हुए इस साल हम अपने केपेक्स के टारगेट से काफ़ी अधिक, लगभग 10,000 करोड़ का केपेक्स कर लेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड भी, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रही हैं और नए प्रोजेक्ट्स भी हम कंसीव करेंगे, तो हमको उम्मीद है कि हमारा केपेक्स 10,000 करोड़ के लेवल पे आगे भी सस्टेन हो पाएगा। सर, LNG की बात करते हैं। सरकार डीजल वाली बसों को सड़कों से हटाना चाहती है, उसको रिप्लेस करेगी EV से, और एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी सरकार डिज़ाइन कर रही है जो कि LNG आधारित होगा। कुछ पायलट में है, गेल ने पार्टिसिपेट भी किया है। कैसे LNG को लेकर क्या है फोकस आपका, जो किस तरह की डील्स आप देख रहे हैं, और पाइपलाइन की जो पूरी व्यवस्था है? हमारा ये मानना है कि नेचुरल गैस के एक्सपेंशन के लिए कदम उठाना चाहिए, बिकॉज नेचुरल गैस एक क्लीनर फ्यूल है। ये कोल के बनिस्पत 50% कम एमिशन करता है, एंड ऑयल के बनिस्पत भी करीब 30% कम एमिशन करता है। तो डेफिनेटली नेचुरल गैस एक ट्रांजिशन फ्यूल की तरह काम कर सकता है। और कन्वेंशनल क्षेत्रों को के अलावा भी, अब जैसे आपने बताया, LNG फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इसका स्कोप है, जिसमें कि हम इसको बहुत तवज्जो दे रहे हैं गेल में। और हम एक सेपरेट बिजनेस वर्टिकल हमने इसके लिए क्रिएट किया गया है, और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। जो जो मिनिस्टर पेट्रोलियम ने एक मॉडल CGD पॉलिसी भी सर्कुलेट करी है स्टेट्स को, उसमें भी इस बात को तवज्जो दी गई है कि इलेक्ट्रिकल की CNG बेस्ड बसेस चलाई जाएं। लेकिन काफ़ी स्टेट्स हैं जो कि अभी सीधे EV की तरफ अग्रसर हैं। हमारा ये मानना है कि जब तक ग्रिड ग्रीन नहीं हो, हमको EV की तरफ स्विच करने से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। हम अभी वातावरण को स्वच्छ करने में वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी इलेक्ट्रिकल ग्रिड जो है, जब तक वो ग्रीन ना हो, तब तक हमको स्ट्रेट वे इलेक्ट्रिकल बसेस की तरफ या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जंप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पहले हमको ट्रांजिशन के दौर से गुजरना चाहिए और नेचुरल गैस को अपनाना चाहिए। सर, रेड सी में एक बड़ा इशू चल रहा है, किस कोई इम्पैक्ट है अभी गेल पर, या फिर अगर ये इशू थोड़ा और लंबा चलता है तो गेल के पास क्या प्लान्स हैं?
रेड सी के में प्रॉब्लम की वजह से हमने अपने वेसल्स को रीरूट करने की ज़रूरत थी केप के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो यूएस के वॉल्यूम्स हैं वो रेड सी के थ्रू ही आते थे। लेकिन इस प्रॉब्लम को देखते हुए अगर हम केप के थ्रू लाते तो ये हमको कॉस्टली पड़ता है, शिपिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती, शिपिंग लेंथ बढ़ जाती। तो इसके लिए हमने काफ़ी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं जिसमें कि हम अपने यूएस वॉल्यूम्स को किसी और क्षेत्र में बेच देते हैं जो रेड सी क्रॉस ना करना पड़े, और कहीं और से बिना रेड सी क्रॉस की हम उन वॉल्यूम्स को इंडिया ला रहे हैं। तो इस तरह हम ना तो सिर्फ अपने शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम को बचा रहे हैं बल्कि हम इस कॉस्ट को भी बचा पा रहे हैं, और ये हम इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज गेल के पास एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और हमको उम्मीद है कि ये सिचुएशन हम कोप अप कर लेंगे। सवाल सर कोल गैसिफिकेशन को लेकर आपका एक बड़ा एमओयू भी हुआ है। सरकार का भी फोकस है, इस तरह के कई सारी देश भर में माइंस हैं जहाँ की गैसिफिकेशन के की अपॉर्चुनिटी है। गेल इस जेवी के बाद और इस एमओयू के बाद कैसे आगे बढ़ रहा है, इस क्षेत्र के लिए किस तरह का प्रस्ताव, किस तरह का निवेश, किस तरह का कैपेक्स है? आपको पता होगा कि गेल अभी एक कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम कर रहा है जिसमें कि कोल इंडिया लिमिटेड हमारा पार्टनर है और आरसीएफ भी हमारा पार्टनर है। वो हम तालचर में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली हमने एक एमओयू किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, वो हम एक और कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जिससे कि हम ये सिंथेटिक गैस बना सकें जो कि नेचुरल गैस में ब्लेंड हो जाएगी। इस पे अभी डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम चल रहा है, और जैसा कि इस पॉलिसी के तहत 1350 करोड़ पर प्लांट का वीजीएफ का प्रस्ताव है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि डीएफआर के बाद इस वीजीएफ पे वो वायबल बनता है कि नहीं बनता है, और जैसा कि डीएफआर में कॉस्ट निकल के आएगी और उसकी वायबिलिटी कैसे बनती है इस वीजीएफ पे, उस हिसाब से हम आगे का निर्णय लेंगे। बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करके। थैंक यू।